हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 11 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो इस वीडियो में हम कुछ और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे इसी चैप्टर के। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू कर दे। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। अभी तक आपने काफी सारी चीजें जानी, क्या ओरल प्रेजेंटेशन होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ओरल प्रेजेंटेशन पर प्रभाव डालते हैं या फिर कुछ अफेक्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे क्या क्या फायदे होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के। सबसे पहला है इंपॉर्टेंस फॉर अ स्कॉलर। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ये ओरल प्रेजेंटेशन। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे भी हो सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करी है या फिर कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, उसमें आपने रिसर्च करके वो चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्कूल या फिर कॉलेज में। ठीक है, वहां पर जो ऑडियंस होगी वो कौन होंगे? आपके दोस्त होंगे, आपके जूनियर्स होंगे, आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं या फिर आपके टीचर्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हो गए, वो आपकी ऑडियंस है। और जो भी चीजें आपने रिसर्च करी है, जो भी आप बात बताना चाहते हैं, वो ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। द आर्ट ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस फॉर एन academician और अ स्टूडेंट हु इज रिक्वायर्ड टू डिफेंड हिज थीसिस इन अ सेमिनार और अ कॉन्फ्रेंस। अगर आप कोई ऐसी चीज है आपके पास जो आप बताना चाहते हैं ऑडियंस को, ऑडियंस कौन? आपके जूनियर, सीनियर या फिर आपके टीचर्स, उस जगह पर तो वही होंगे। बाकी ऑडियंस आपकी और भी कोई हो सकती है, और भी दूसरी जगहों से। लेकिन अगर सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस में अपनी कोई बात आप रखना चाहते हैं, तो ओरल प्रेजेंटेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प उसमें कर सकती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल्स डेवलप होंगे। तो अगर आप एक स्कॉलर हैं तो इस तरह के कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं ओरल प्रेजेंटेशन की हेल्प से। राइट, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर अ प्रोफेशनल। अगर आप किसी भी चीज में प्रोफेशनल है, लाइक डॉक्टर, टीचर, तो वहां पर भी आप अपनी खुद की रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अपनी ऑडियंस को। अगर आप एक डॉक्टर है तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो कौन हो सकती है? वो आपके पेशेंट्स हो सकते हैं जो आपके पास रेगुलरली आते हो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, या फिर वो और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके वाले प्रोफेशन में हो या फिर आने वाला हो कभी। तो आप अपनी खुद की रिपोर्ट प्रिपेयर करके उनको वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इससे आपकी एक इमेज भी बनेगी और अगेन वही आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग वाली जो स्किल्स है वो डेवलप होंगे। राइट, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे एक टीचर है, ठीक है, वो भी एक प्रोफेशन होता है। तो टीचर के लिए जो ऑडियंस हो गई वो कौन हो गए? उसके स्टूडेंट्स। ठीक है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर प्रेजेंटेशन दे सकता है। और ये जो उसकी परफॉर्मेंस होगी या फिर कह सकते हैं ये जो उसकी प्रेजेंटेशन होगी, ये आगे उसके करियर में भी और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। राइट, तो ओरल प्रेजेंटेशन का प्रोफेशन में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेस। अब एक बिजनेसमैन की अगर हम बात करें, तो जो बिजनेसमैन है उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, बहुत सारे उसके पास लोग आएंगे उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो भी चीजें वो समझाएगा वो अपनी ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू ही समझाएगा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। बहुत सारे सुपीरियर्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस के अंदर। तो वहां पर जो भी चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती है, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही हो पाता है। राइट, और ओरल प्रेजेंटेशन से हम जो बात करते हैं, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव होता है बाकी दूसरे कम्युनिकेशन फॉर्म से हम कंपेयर करें तो। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी है। ओरल कम्युनिकेशन आर ऑफ ह्यूज सिग्निफिकेंस इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। ओरल कम्युनिकेशन या फिर कहें तो ओरल प्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के समय के बिजनेस एनवायरनमेंट में। ऐसा इसलिए है कि जो भी प्रेजेंटेशन एक बिजनेसमैन देता है, अगर वो अच्छे से उसने दे दी तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी। ठीक है, उससे कोई भी पर्सन मोटिवेट हो जाएगा, उसको इन्फॉर्म भी कर सकता है वो अपनी ऑडियंस को, और उन ऑडियंस को कन्विंस भी कर सकता है कि आप इस चीज को परचेज करो या फिर आप इस चीज में इन्वेस्ट करो या फिर आप इस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ। ठीक है, अगर आपने वो प्रेजेंटेशन अच्छे से दे दी तो आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को किसी भी तरह से कन्विंस कर सकते हो, किसी भी तरह से इन्फॉर्म कर सकते हो, किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकते हो। राइट, किसी और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है। इट सिंपली बिकॉज नथिंग हैज मोर इंपैक्ट और इज क्वाइट एज इंप्रेसिव एज अ वेल डिलीवर्ड ओरल प्रेजेंटेशन। तो आपने अगर अच्छे से ओरल प्रेजेंटेशन डिलीवर कर दी तो इससे ज्यादा इंप्रेसिव और कुछ भी नहीं है। राइट, नेक्स्ट आगे यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड एंड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट दे कैन इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड कन्विंस मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर सिंगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस प्रेजेंटेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो आप अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, उनको मोटिवेट भी कर सकते हो, उनको कन्विंस भी कर सकते हो। कन्विंस यानी कि किसी भी चीज के लिए मनाना। ठीक है, आप उनको मना सकते हो बहुत इफेक्टिवली एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयर्स प्लेस ग्रेट वैल्यू ऑन प्रेजेंटेशन स्किल। जो एम्प्लॉयर होता है, जो किसी को जॉब देता है, वो भी उस पर्सन में ये देखता है कि इसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं या फिर नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग ये कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो एम्प्लॉयर सबसे पहले यही चीजें देखता है एक पर्सन को बिजनेस में जॉब देने से पहले। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि स्किल्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी स्किल हो, लेकिन आपके अंदर वो होने ही चाहिए। स्किल्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस आज के समय में है। आगे बढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अगर आपको एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देनी है, अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सीधा सीधा बन सकता है आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो वहां पर आप ये लिखेंगे, नंबर 1 है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव।
आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी ऑडियंस को, आपको उनको मोटिवेट करना है या फिर किसी चीज के लिए कन्विंस करना है। तो आपको मकसद पहले पता होना चाहिए, क्या मकसद है उस प्रेजेंटेशन के पीछे। नंबर 2 है प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आप देने वाले हो उसकी पूरी प्लानिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी। आपको क्या चीजें बोलनी है, किस तरीके से बोलनी है, किस तरह से आपको सब चीजें प्रेजेंट करनी है, तो वो सारी प्लानिंग आपको पहले से ही करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना है तो। नंबर 3 है अरेंजिंग द मटेरियल फॉर प्रेजेंटेशन। अब अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको कुछ मटेरियल भी अरेंज करना पड़ेगा, लाइक चेयर्स हो सकती है ऑडियंस को बैठाने के लिए, ठीक है, जहां भी ऑडियंस बैठेगी वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि ऑडियंस बैठ जाए। आपका बैकग्राउंड वो हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड रहने वाला है, राइट, वहां पर आपका माइक हो सकता है, वहां पर आपकी लाइटनिंग रह सकती है, कैसी रहने वाली है। तो ये कुछ मटेरियल है जो आपको अरेंज करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन से पहले। अब आप प्रेजेंटेशन देने चले गए और आपने कोई भी अरेंजमेंट नहीं करा तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिहर्सल ऑफ प्रेजेंटेशन। जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हो उसकी आप पहले से रिहर्सल कर लो, अपने आप को मिरर में देख के बोलकर प्रैक्टिस करो। आप अपना बॉडी पोस्चर देखो, बॉडी मूवमेंट देखो, आप कैसे शब्द वहां पर यूज करो, किस तरह की से बोल रहे हो, वो सब चीजें आपको रिहर्सल में पता चल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिसाइड एंड इन्फॉर्म अबाउट द शेड्यूल डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन। आप पहले डिसाइड कर लो कि जो आपको प्रेजेंटेशन देनी है वो आपको किस दिन देनी है, किस समय पर देनी है, किस तारीख को देनी है। उसके बाद उस प्रेजेंटेशन की डेट, डे, टाइम, प्लेस सब चीजें अपनी ऑडियंस को बता दो, ठीक है, जिसके भी सामने आप प्रेजेंट करने वाले हो अपनी बातों को, ठीक है। तो ये तो एक हो गया, छोटे सेंस में हमने बात करी क्या क्या स्टेजेस हो सकते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन की। आगे हमारा एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लॉन्ग में पूछा जाएगा। यहाँ पर थोड़े ब्रॉड सेंस में हम बातें करेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे पहले जो था वो थी कुछ स्टेजेस, वहां पर हमने बहुत ऊपर ऊपर से बात करी। यहाँ पर थोड़ा डीप में हम जानेंगे और क्या क्या चीजें हो सकती है। नंबर 1 है ऑडियंस बैकग्राउंड। आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि जो ऑडियंस है उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस हद तक वो मेरी बात को सुन सकती है, ठीक है, किस बैकग्राउंड से वो ऑडियंस आती है, किस मेंटेलिटी के साथ वो ऑडियंस सामने बैठी हुई है मेरे, राइट। नंबर 2 है लेवल ऑफ द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की कितनी नॉलेज है, ऑडियंस की नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस टॉपिक पर आप वहां पर बात करने वाले हो क्या उस टॉपिक को आपकी ऑडियंस समझ पाएगी, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी ऑडियंस को नॉलेज है या फिर नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑडियंस। ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो ऑडियंस की वीकनेस बन जाए। आपके ऐसे शब्द कुछ हो सकते हैं जो ऑडियंस की वीकनेस बन जाए, या फिर आपके ही कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जो स्ट्रेंथ बन जाए उस ऑडियंस की, राइट, वो चीज आपको पता हो। नंबर 4 है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। जो आप प्रेजेंटेशन दोगे, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी सब्जेक्ट से आप बात करोगे, उसके क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी ऑडियंस पर, वो सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। नंबर 5 है स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। किस स्टाइल के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन को देने वाले हो, क्या वो बहुत एनर्जी से भरी हो सकती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी मूवमेंट है वो किस तरह से होने वाली है, वो सब चीजें आपको रिहर्सल करनी पड़ेंगी पहले से। नेक्स्ट है प्रेजेंटर्स लेवल। प्रेजेंटर कौन है, जो प्रेजेंटेशन देने वाला है। अब जो प्रेजेंटर है उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस लेवल पर बातें करने वाला है। क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पर बात करेगा, या फिर एक पूरे शहर पर बात करेगा, या फिर एक पूरे कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड पर वो बात करने वाला है अपने टॉपिक को लेकर, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन ऑडियंस। किस तरह का इफेक्ट आपकी ऑडियंस पर पड़ सकता है, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आप लेकर आए हो उनके सामने। आगे है सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी बिटवीन प्रेजेंटर एंड ऑडियंस। जो आपकी ऑडियंस है और जो आप हो, आप दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, मतलब क्या चीजें एक जैसी हैं और क्या चीजें अलग अलग हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। मान लो आप किसी टॉपिक पर बात करो और आपकी ऑडियंस को वो चीज पसंद ना आए, ठीक है, वो उसको सुनना ना चाहती हो या फिर वो उस बात से एग्री ना करती हो, तो वो सब चीजें आपको एनालिसिस के बाद पता चलेंगी। नेक्स्ट है प्लेस डेट टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। जैसे कि हमने स्टेजेस में जाना कि आपको जगह, समय, तारीख सब चीजें बतानी होंगी कब आप प्रेजेंटेशन देने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेड। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आपने प्रेजेंट किया है, जितने भी मेन पॉइंट्स आपने प्रेजेंट किए हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी ऑडियंस है वो उनको एज इट इज समझ पाएगी, राइट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो काफी लेंथी भी हो सकती है, काफी छोटी भी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपकी ऑडियंस को पता चलने जरूरी है। तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप थोड़ा हाईलाइट करके उनको बताएं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑडियंस। जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी किस बात पर ऑब्जेक्शन उठा सकती है वो आपको पता हो। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल इन द ऑडियंस। जो आपकी ऑडियंस है उसमें कितने सारे लोग हो सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को देखने या फिर आपकी प्रेजेंटेशन को सुनने, वो आपका पता होना चाहिए, जिससे कि आप सेटिंग अरेंजमेंट अपना पहले से तैयार रखो उतने लोगों के लिए।
फिर है योर प्लेस इन द होल प्रेजेंटेशन, जो आप पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस पूरी प्रेजेंटेशन में आपकी क्या जगह है वो आपको खुद को पता हो और आपकी ऑडियंस भी उस चीज को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर प्रेजेंटर्स एंड देयर टॉपिक, जो दूसरे प्रेजेंटर है सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन हो वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा हो सकता है बाकी के जो दूसरे प्रेजेंटर हो वो भी वहां पर प्रेजेंटेशन दें, तो आपको जो दूसरे प्रेजेंटर है उनके टॉपिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए और उनके बारे में भी पता होना चाहिए। मान लो जिस टॉपिक पर आप बात करो शायद उसी टॉपिक पर शायद जो दूसरा बंदा है वो बात कर गया, जो दूसरा प्रेजेंटर है वो पहले से ही आपके वाले टॉपिक पर बात करके जा चुका है या फिर आगे करेगा, तो ये सब चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडियो वीडियो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन देने से पहले जो भी मटेरियल रहता है ऑडियो वीडियो से रिलेटेड उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अचानक से आप बोल रहे हैं और वहां पे कुछ आपकी आवाज ऑडियंस तक कम पहुंचने लग जाए, माइक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या फिर जो आपकी लाइटनिंग है वो सब चीजें खराब हो जाए, तो आपको उन सब चीजों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि आप उन सब चीजों को समय रहते ठीक कर सकें और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और ऑडियंस का भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो पूरा सब्जेक्ट है आपकी प्रेजेंटेशन का, जो भी टॉपिक आपके प्रेजेंटेशन का है उसका जो भी मटेरियल है वो सब आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी ऑडियंस को, राइट। तो ये थे कुछ एसेंशियल्स जो आपको ध्यान में रखने अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। इससे पहले हमने जाने क्या क्या स्टेजेस होती हैं अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, पीछे जो हमने बात करी वो हमने ब्रॉड सेंस में बात करी। ज्यादा क्वेश्चन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे एसेंशियल्स पूछे जाए तो आप वो लिखेंगे, स्टेजेस अगर आपसे पूछ रहे हैं ऊपर ऊपर से अगर वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप ये 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे उसकी स्टेजेस के। ठीक है, और हमने यहाँ पर जाना क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ओरल प्रेजेंटेशन के। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह से आने वाली वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।